अभी तक हमने टारगेट बोर्ड एग्जाम्स के अंतर्गत जो जो सीखा है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। हमने अभी तक सीखा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, लिंग, वचन, क्रिया, संधि, है ना, ये अभी तक हमने सीखे हैं। और अब जो रह गया है वो है समास, जो मेन है। समास के बारे में आज हम विस्तार से भी सीखेंगे और शॉर्टकट में भी। विस्तार से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि विस्तार से मैं पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ, उनके लिंक इसमें दे दूंगी, आप उनमें से विस्तार से देखें। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही वीडियो में सभी इसके जो भेद हैं वो मैं अच्छे से इनकी पहचान एक बार और बताऊंगी। जो पहचान मैं बताऊंगी आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, उसे ध्यान से देखें कि क्या ये अव्यय भाव समास है। सबसे पहले अव्यय को अव्यय के रूप में लो। अव्यय जो होते हैं शब्द वो बदलते नहीं है, एज इट इज रहते हैं। जैसे कि यथा, तथा, इसलिए, क्योंकि, जो, जैसा, इस तरह के शब्द जो होते हैं ये बदलते नहीं है, ऐसे कैसे ही लगते हैं। तथापि, कदापि, ये। और साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, जो उपसर्ग लगते हैं वो भी अव्यय का काम करते हैं। तो यहाँ पर अव्यय भाव समास वहां होता है जहां पर कि एक पूर्व पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग के रूप में लगा होता है, या फिर पूरा का पूरा भाव ही यानी दोनों पद ही यानी पूरा शब्द ही अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति को आप चाहे किसी भी रूप में यूज करेंगे, यथाशक्ति शब्द वैसे ही लगेगा जैसा कि आया है। इसको हम किसी रूप में चाहे वो सिंगुलर नंबर के साथ लगाए, चाहे बहुवचन के साथ लगाए, चाहे एक वचन के साथ लगाए, लेकिन यथाशक्ति शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे शब्दों को हम अव्यय बोलते हैं। यानी कि जिनका, जैसे यथाशक्ति हमने शब्द चुना, यथा और शक्ति, इसका जो पहला रूप है पूर्व पद है, ये अव्यय है। अव्यय कह लो या फिर इसे उपसर्ग कह लो, एक ही बात है। अव्यय या उपसर्ग एक ही बात है। अब यहाँ पर उपसर्ग भी लगा है या फिर अगर आप कहीं अव्यय लगा है, तो ऐसे शब्द जहां होते हैं वहां अव्यय भाव समास होता है। दूसरे शब्दों में हम कह दें, इनका जब हम विग्रह करते हैं तब हम ऐसा लगता है जैसे अधूरा शब्द बोल रहे। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, एक तरह से अधूरा सा शब्द कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट वाक्य नहीं होता। जहां पर जैसे यथाशक्ति कह लो या फिर प्रत्येक कह लो, प्रत्येक में भी प्रति यानी प्रति और एक आ रहा है। प्रति भी उपसर्ग भी है और साथ में अव्यय भी है। प्रति और प्रत्येक पूरा का पूरा पद भी अव्यय है। प्रत्येक को हम ऐसे एज इट इज ही यूज करते हैं, चाहे वाक्य किसी भी रूप में हो। ठीक है, तो जहां पर अव्यय है या फिर उपसर्ग लगा होता है वहां पर अव्यय भाव होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में जहां कारक प्रयोग में लाए जाते हैं, कारक प्रयोग में लाते हैं और साथ में उनके चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। चिन्ह यानी कि जो चिन्ह लगे होते हैं उनका प्रयोग जहां होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। चिन्हों का प्रयोग जहां होता है, प्रयोग जहां होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि कर्ता कारक को छोड़कर सिर्फ पहला कर्ता कारक नहीं लगता, कर्म से लेकर अधिकरण तक, अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति तक के जो कारक होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पर होता है। उनके अनुसार ही हम समझ पाते हैं कि कौन सा कारक लगा हुआ है, चिन्हों के आधार पर। और जहां चिन्हों को देखा जाता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे कि जेब खर्च हम ले लें, जेब खर्च। अब इनको विग्रह करें तो खर्च मेन चीज क्या है? खर्च यानी कि जेब के लिए खर्च, जेब पॉकेट के लिए खर्च जहां आ रहा है वहां यहाँ पे विग्रह करके देखें तो के लिए चिन्ह आ रहा है, यानी कि
चतुर्थी यानी संप्रदान के लिए चिन्ह आ रहा है, इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। और दूसरी बात ये कि कारक आपको पता होने चाहिए, चिन्ह लगे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में कारक का नाम लिखें। कारक का नाम लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें कारक के चिन्ह छुपे हुए हैं। जहां आपको लगे कारक के चिन्ह छुपे हुए हैं तो फौरन समझ लो कि ये तत्पुरुष समास है। अब आगे देखते हैं कर्मधारय। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का मुख्य कार्य होता है, यानी कि इसके दो भाग जो होते हैं, हर एक में दो भाग तो होते ही हैं। पूर्व पद में विशेषण होता है, विशेषण, और उत्तर पद में विशेष्य होता है, यानी कि जिससे तुलना की गई है और जिसकी तुलना की गई है वो दोनों ही पद बराबर साथ में आते हैं। जैसे कि चरण कमल, चरण कमल यानी कमल के समान चरण, चंद्रमुख चंद्र के समान सुंदर मुख, तो दोनों शब्द साथ साथ आए हैं। विशेषण और विशेष्य साथ साथ जहां आते हैं वहां कर्मधारय होते हैं। और अगर एक साथ एक चीज और होती है यहाँ के बीच में, जब हम उसको विग्रह करते हैं तब, जैसे चंद्रमुख आगे अगर चंद्रमुख, इसको अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे, मुख चंद्र के समान है जो मुख, चंद्र के समान है जो मुख। इस तरह से भी आ जाता है, के समान लग जाता है, या फिर कह जाते हैं कि है जो। अब जैसे नीलकंठ हम ले लें तो नीलकंठ, इसको हम विग्रह कैसे करेंगे, इसका विग्रह करेंगे नीला है जो कंठ, है ना। नीला यानी विशेषण हो गया और कंठ जो है ये विशेष्य हो गया, और विग्रह करने में है जो, बीच में है जो आ जाता है या फिर के समान आ रहा है, वहां पर हम फौरन समझ जाते हैं कि यहाँ कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पर है जो या फिर के समान शब्द लग रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं कि द्विगु क्या होता है। द्विगु समास में शब्द में ही पता चल रहा है, जो द्वि लगा है, द्वि का मतलब दो, दो यानी कि गिनती, यानी गिनती वाले गुण, गु मतलब गुण, गिनती वाले गुण जहां होते हैं वहां पर द्विगु समास होता है। और यहाँ पर भी हम कहेंगे कि पहला पद यहाँ पर भी वही विशेषण और विशेष्य ही होता है। पहला पद विशेषण होता है, लेकिन विशेषण होता है पहला पद और दूसरा पद होता है विशेष्य। तो विशेषण होता है वो संख्यावाची विशेषण आता है। विशेषण के रूप में शब्द जो आता है वो संख्यावाची विशेषण होता है। जहां पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वहां पर द्विगु समास होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। क्लियर हो गया ना। जैसे कि चौराहा कह दो, चार राहों का समूह, जब इसको विग्रह करते हैं तब गिनती लगाकर, जैसे चार राहें हैं तो चार राहों का समूह, समूह लगाते हैं या फिर समाहार शब्द लगाते हैं, तब वहां पर ये आ जाता है। चौ का मतलब गिनती हो गया और राह का मतलब राहें, चार राहें हैं जहां, या फिर चार राहों का समूह कह दे या चार राहों का समाहार। तो जहां पर ये द्विगु यानी गिनती आ गई, गिनती संख्यावाची विशेषण जहां आ गया वहां पर द्विगु समास होता है। क्लियर है। अब इतनी बात तो हमें और समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा और देखें कि द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में ये दोनों पदों को देखो, द्व द व बराबर, बिल्कुल वैसा ही सामने, या समझ लो कि ये एक अखाड़ा है, ये एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड में दो टीम होती हैं,
बराबर की टीम होती है, चाहे वो अकेले अकेले खेले चाहे वो टीम के साथ खेले। अगर एक तरफ एक व्यक्ति है तो दूसरी तरफ भी एक ही होगा, अगर एक तरफ दो है तो दूसरी तरफ भी दो, यानी कि बराबर की पार्टी होती है दोनों तरफ और वो आमने सामने खड़े होते हैं प्रतिद्वंद्वी के रूप में। तो यहाँ पर भी दोनों पद बराबर है। जहां पे दोनों पद बराबर होते हैं यानी एक दूसरे के सामने होते हैं या एक दूसरे के विलोम होते हैं, कह सकते हैं, विलोम भी कह सकते हैं। और इनको विग्रह करने के लिए और शब्द आता है या फिर या शब्द आता है, और या फिर तथा, यानी जिसका मतलब तथा या फिर या। इनको विग्रह करने में और या फिर तथा शब्द आता है, वहां पर द्वंद्व होता है। और इसमें एक मुख्य बात ये होती है कि दोनों पद बराबर होते हैं, दोनों पद बराबर होते हैं। दोनों पद यानी कि प्रधान होते हैं, यानी कि प्रधान, बराबर कह लो या फिर प्रधान कह लो, एक ही बात है ना। प्रधान कह लो, दोनों की महत्ता होती है, दोनों की इंपॉर्टेंस इक्वल होती है। और इनका जो अगर हम उदाहरण लें तो हम कह सकते हैं माता पिता, इनके बीच में या तो योजक चिन्ह भी लगा होता है, जरूरी भी नहीं भी लगा होता। हम इसको अगर विग्रह करें तो माता और पिता कहेंगे, माता और पिता, है ना, माता और पिता, या फिर माता या पिता भी कह सकते हैं। इसी तरह से लाभ हानि, इस तरह से जो भी जितने भी अपोजिट शब्द हैं यानी विलोम शब्द, विलोम शब्द को अगर हम जोड़े में रख रहे हैं, लाभ हानि, रात दिन, अच्छा बुरा, इस तरह के जितने भी शब्द हैं आपस में विलोम भी होते हैं। दोनों की इंपॉर्टेंस भी इक्वल होती है, दोनों आमने सामने होते हैं, दोनों एक टीम की तरह होती हैं। तो इस तरह के शब्द जहां मिले वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व शब्द का मतलब ये द्वंद्व, दोनों तरफ बराबर का पलड़ा भारी। अब आते हैं बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जितने शब्द इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं वो सब के सब विशेषण के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, और जो विशेष्य होता है वो कहीं और होता है, जो विशेष्य होता है वो कहीं और होता है। तो इसका मतलब है कि जहां विशेषण, सभी शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग में लाए जाएं वो बहुव्रीहि होता है। जैसे कि अगर हम कहें लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, इसको जब हम विग्रह करते हैं तो है जिसका लगाते हैं, है जिसका, और जिसका उत्तर में अगर हम मिलता है, जो उत्तर मिलता है वो उसकी पहचान, इसकी पहचान, विशेषण में जो भी शब्द होते हैं वो किसी की पहचान बताते हैं, और जिसकी पहचान है वो यहाँ पर नहीं है, वो हमें खुद समझना पड़ता है कि ये कौन है। यानी लंबा उदर है जिसका, लंबोदर, लंबा उदर है जिसका। अब यहां तक तो हमें पता है ये है जिसका, ये सारे शब्द विशेषण है, और है जिसका अर्थात ये हमें खुद जोड़ना, अर्थात श्री गणेश, है ना। तो गणेश जी को हम कहते हैं लंबोदर। तो गणेश जी यहाँ पर कहीं नहीं है, ये विशेष्य हैं, लेकिन ये जो शब्द हैं ये विशेषण के रूप में आए हैं। जहाँ विशेषण वाले शब्द सारे लगते हैं और कोई भी पद प्रधान नहीं होता वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ये इतनी सी बात समझ लो, और इसके लिए जो अलग से डिटेल में मैंने जो वीडियो बनाए हैं उनके लिंक भी इसमें मैं दे दूंगी, आप उनको जरूर स्टडी करना और देखना कि किस तरीके से हम इनको अच्छे से याद रख सकते हैं, और उनके उदाहरण पर ज़्यादा जोर देना। तो इसीलिए मैं बार बार उदाहरण, यहाँ पे मैंने ज़्यादा उदाहरण नहीं दिए हैं क्योंकि उदाहरण मैं पहले दे चुकी हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक लाइन में इनकी पहचान बताई है कि समास को पहचाने कैसे, ठीक है। तो ये पहचान, इसको समझ लो एक बार, तो आप कभी नहीं भूलेंगे जिंदगी में। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हुए विराम लेते हैं, अगले वीडियो की ओर चलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।